हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज टेलीस्कोप। तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी। तो अब बच रहा था टेलीस्कोप, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो दूर की ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने में हमारी आई की हेल्प करती है, हमारी हेल्प करती है, जिससे हम दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which helps us to see the distant objects clearly. दूर स्थित जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर देखने में हेल्प करता है जो डिवाइस, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। क्लियर है भाई? अब आपको एक बात समझनी है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फर्क है। माइक्रोस्कोप क्या करता था कि जो ऑब्जेक्ट्स थी उसकी बहुत क्लोज थी। पहले तो माइक्रोस्कोप के पास होती हैं ऑब्जेक्ट्स जो भी होती हैं, बस उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है उसकी बहुत ज्यादा लार्ज इमेज बनाता है। ठीक है, उसको मैग्नीफाई कर देता है, उसकी इमेज को बड़ा कर देता है। और जो टेलीस्कोप है वो एक्चुअल में इमेज को बड़ा नहीं करता। यहां पर आपको ध्यान देना है, टेलीस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज को बड़ा नहीं करता, यानी जो इमेज होती है वो मैग्नीफाइड साइज में नहीं होती, वो मैग्नीफाइड डिस्टेंस में होती है। वो विजुअल एंगल को बढ़ाता है। क्या होता है विजुअल एंगल, वो समझना है आपको, एक बार ध्यान समझो पहले। अगर हम बात करें विजुअल एंगल की, मान लीजिए आपके पास ये आई लेंस, देखिए आई बॉल होता है कुछ इस तरह से, है ना, यहां पर होता है उसका लेंस, ये आई बॉल है। अभी हम आई के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में, तो वहां मैं आपको समझाऊंगा। ये होती है रेटिना, पीछे जो एक पर्दा होता है, स्क्रीन होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिना। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, ए बी। अब जो उसका विजुअल एंगल है अल्फा है ना, इधर भी क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। यहां जो बनता है ये आपकी इमेज बन रही है। इस जगह पे क्या बन रही है, इमेज। विजुअल एंगल जितना ज्यादा बड़ा होता है उतनी ही ज्यादा बड़ी इमेज बनती है रेटिना पर, उतनी ही ज्यादा बड़ी इमेज बनती है रेटिना पर, और ऑब्जेक्ट में उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी साइज ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किसी मार्स या जुपिटर, किसी प्लेनेट को देख रहे हैं, तो उनका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है। मून है, उसका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो साइज बड़ा नहीं करेगी, उस ऑब्जेक्ट को आपके पास ले आएगी। क्या करेगी भाई, सेम ऑब्जेक्ट को आपके पास ले आएगी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा होता, समझना है इस बात का ध्यान से, आपका ये ऑब्जेक्ट सेम साइज का यहाँ रखा होता, तो जो इसका एंगल बन रहा होता विजुअल, भाई वो पहले से छोटा ही तो होता। या किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्लोज ले तो इसका विजुअल एंगल बढ़ गया, अगर ये दूर है, देखो इसका विजुअल एंगल कम आ रहा है, जब इसका विजुअल एंगल कम आएगा तो इमेज भी कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। तो जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका विजुअल एंगल बहुत स्मॉल होता है, इसलिए वो हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ते। उनका साइज छोटा नहीं होता, उनका जो विजुअल एंगल है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए वो हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ते। अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आई के पास ले आए, क्लोज ले आए, तो उनका विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्लियर दिखाई पड़ेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये साइज को बड़ा नहीं करता, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को आई के क्लोज ले आता है। जो इमेज बनती है वो आई के पास बनती है, जिससे उसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई पड़ती है। एक बार पूछा भी गया था मेंस में, उसमें पूछा गया था कि आपका एक टेलीस्कोप है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 100 है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि वो इमेज को 100 टाइम्स बड़ा बनाएगा या फिर इमेज को 100 टाइम्स क्लोजर ले आएगा आई के? तो आप क्या बताओगे, 100 टाइम क्लोजर लेकर आएगा, साइज बड़ा नहीं होगा इसमें। ठीक है, 100 टाइम क्लोजर आ जाती है ऑब्जेक्ट, जिससे उसका विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसको मैं नोट में लिख देता हूं यहां पर। टेलीस्कोप
does not magnifies the size of objects. It bring the object close to the eye. As result, its visual angle increases. Hence, object is seen clearly. क्लियर है बात? यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज को नहीं बढ़ाता है आपका टेलीस्कोप, केवल उसको पास लेकर आता है, जिससे उसका विजुअल एंगल बढ़ जाता है और हमें ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखाई पड़ती है, या ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है। क्लियर होगी बात? अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इतनी है तो इसका मतलब क्या, मान लीजिए 1000 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, वो 1000 टाइम क्लोजर ले आएगा ऑब्जेक्ट को आई के, 1000 टाइम बड़ी इमेज नहीं बनाएगा। जबकि माइक्रोस्कोप में इमेज ही बड़ी बनती थी, वहां क्लोजर नहीं था, वहां पर इमेज का साइज बड़ा हो रहा था, यहां पर डिस्टेंस कम होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द आई। क्लियर होगी बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। अब टाइप्स कितने हैं इसके? 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें भी 2 हैं। एक आपका है एस्ट्रोनॉमिकल, दूसरा है आपका टेरेस्ट्रियल। एक क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल, और दूसरा क्या हो गया भाई आपके पास? टेरेस्ट्रियल। फिर नंबर बी जो टाइप है वो आपका होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आपके पास होगा कैसग्रेन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। यहां भी 2 होंगे आपके पास। तो ये है आपके 4 टाइप के टेलीस्कोप, जिनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल। तो डेरिवेशन हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए करेंगे मैग्नीफाइंग पावर का, बाकी सबके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा आपका, ठीक है। तो बोर्ड में जो पूछा आता है वो आपका 99% एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछा जाएगा, तो उसका डेरिवेशन मैं कर दूंगा, बाकी सबके मैं सीधे फॉर्मूले लिख दूंगा, और जो इमेजेस है किस तरह से बनती है उनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं विद रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नंबर फर्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है भाई। ये जो टेलीस्कोप है it is used to observe the heavenly
objects like moon, planets, distant stars, etc. ठीक है, ये जो है आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल जो प्लैनेट्स वगैरह हैं या फिर आपके मून है, ठीक है, डिस्टेंट स्टार्स हैं, इनको देखने में काम आता है। ये जो इमेज बनाता है वो आपकी होती है इन्वर्टेड और वर्चुअल। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, कई लोग सोचेंगे सर वर्चुअल है तो इन्वर्टेड कैसे हुई, रियल होती है इन्वर्टेड। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में ये वर्चुअल और इन्वर्टेड है, यहाँ पर दो इमेज बनती हैं। तो फाइनल जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब आपको ध्यान रखना है, मोस्टली जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मून है, प्लैनेट्स है, सब राउंड शेप के होते हैं। तो अगर इमेज आपकी इन्वर्टेड होती भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेप जो है वो कैसी है, स्फेरिकल है, राउंड शेप के हैं, तो खास फर्क पड़ेगा नहीं। उल्टे और सीधे वो एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो यहां बात लिख देंगे आप, सिंस heavenly objects are mostly round in shape, ठीक है। So the inverted image does not affect इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई क्या चीज होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसे आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे, ऐसे ही इसमें भी दो लेंस होते हैं, पर जस्ट उसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, जस्ट उसका उल्टा होता है। It consists of two convex lenses. तो इसमें जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा यहाँ पर उसका एपर्चर भी लार्ज होगा और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी भाई, लार्ज होगी। आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑफ लार्ज एपर्चर एंड ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, लार्ज होती है, और इसका जो एपर्चर है वो कंपैरेटिवली आई लेंस होता है उससे लार्ज होता है। इट फेसिंग द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है, इस पे आती है सीधे ऑब्जेक्ट से रेज आती है वो। इट फेसिंग द ऑब्जेक्ट। अब जो दूसरा लेंस है उसको हम बोलते हैं आई लेंस या आई पीस। उसका जो एपर्चर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉल होता है और फोकल लेंथ भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्मॉल होती है। क्लियर है भाई। नंबर सेकंड कौन सा लेंस होगा, आई लेंस का एपर्चर कैसा है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मॉल है, और जो इसकी फोकल लेंथ है वो भी क्या है भाई, थोड़ी सी स्मॉल है कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव लेंस। इट इज ऑफ स्मॉल एपर्चर एंड
स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है, और इट इज प्लेस्ड नियर आई। इसको आई के पास में रखते हैं, हम देखते हैं तो आई इसी के पास में रहती है, ठीक है भाई। तो ये है आपके पास दो लेंस जिनसे मिलकर ये बनता है, और ये दोनों एक ट्यूब में होते हैं, मेटेलिक ट्यूब में, और उस मेटेलिक ट्यूब की जो लेंथ है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब आपका जो आई लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इनके बीच के डिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है। दोनों जो लेंस हैं, बोथ lenses mounted coaxially into metallic tube, ठीक है, into metallic tube। The distance between both lenses can be adjusted by rack and pinion arrangement। देखिए दो ट्यूब होती है, एक में आपका आई लेंस फिट होता है और एक में ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आई लेंस वाला ट्यूब है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर इंसर्ट कराकर या बाहर निकालकर हम डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्टिव और आई लेंस की कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये तो हो गई बात कंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने कल की थी प्रिंसिपल की, तो वैसे ही बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। फिर हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, वो भी दो कंडीशंस में। प्रिंसिपल तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें किस तरह से आपकी इमेज बनानी है आपको, आप ध्यान से देखो। इसमें एक तो आपको लेने हैं दो लेंस, है ना। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका जो एपर्चर होगा वो लार्ज होगा, और एक होगा आपके पास आई लेंस जिसका जो एपर्चर होगा वो क्या होगा, थोड़ा स्मॉल होगा कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास चूंकि दूर से आती हैं रेज तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे दूर का मतलब इनफिनाइट आप कंसीडर कर सकते हो, काफी डिस्टेंस से आती हैं। तो रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो वो इमेज बनाती हैं इसके लिए, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और ये उस इमेज की दोबारा से एक इमेज बनाता है वर्चुअल और डायरेक्ट, अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में। जो इसके लिए इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए करेगी ऑब्जेक्ट काम, और ये उसकी वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाएगा। जबकि जो ऑब्जेक्ट है रियल, उसके कंपैरिजन में जो आपकी इमेज होगी वो वर्चुअल और इन्वर्टेड आएगी। चलिए तो इमेज आपको बना के दिखाता हूं। ये हो गई आपके पास A डैश B डैश इमेज। ये किस तरह से मैंने बनाई मैं आपको दिखाता हूं। भाई मेरे पास स्केल नहीं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आती है, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं कराना है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। एक और लाइट के लिए आप पैरेलल लेकर आओगे और उसको वहीं पर जाकर मिला दोगे सीधा, जहां पर ये वाली रे मिल रही है, ठीक है। और जो पैरेलल रेज आती हैं वो या तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं तो वो सीधे फोकस पर मिलती हैं, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, केवल एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फोकस पॉइंट के जस्ट नीचे मिलती है। यानी जो यहां पर आएगा इस जगह पर वो होगा फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो यहां पर लिख दोगे आप FO। भाई जो ये पॉइंट है वो क्या है, FO है। इसकी फोकल लेंथ स्मॉल FO और इसकी फोकल लेंथ को स्मॉल FE से लिख देना। अब जो इसका जो फोकस होगा वो थोड़ा यहां पर होगा FE। इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपकी बनेगी क्या इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की है वो, और ये उसकी दोबारा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना देगा।
तो यहां से आपको दो राइट की रेज लेनी है फिर दोबारा से, एक तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और एक मैं सीधे इसकी इमेज भी बना देता हूं बड़ी सी पहले। बी डबल डैश ए डबल डैश, ये इमेज बन जाएगी। इस तरह से तो इस रे को आप इन दोनों रेस को जब पीछे मिलाओगे तो आपको यहां पर इमेज बनेगी। देखो रेस पहले आगे जाएंगी, मैं पहले से पीछे बना लेता हूं जिससे मुझे थोड़ी आसानी होती है वापस इन लाइंस को मिलाने में, वरना लाइंस वापस मिलने में दिक्कत होती है। मैंने किस तरह से बनाई है, पहले दो रेज आएंगी डिस्टेंट, एक दूसरे के पैरेलल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो रिफ्रैक्शन के बाद फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस उनकी इमेज बनेगी जो कि फोकस पर बनेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से जस्ट नीचे बनेगी। ठीक है, ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट काम करेगी फॉर आई लेंस, और ये जो आई लेंस है इस ऑब्जेक्ट की वापस से एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देगा। इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो वर्चुअल और इन्वर्टेड है, जबकि इसे कंपैरिजन में वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो फाइनल इमेज जो बनती है अपनी वो वर्चुअल और इन्वर्टेड बनती है, आपको ध्यान रखना है। फाइनल इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इन्वर्टेड। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल, जो मैंने बनाया एग्जैक्टली आप लिख दोगे। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है बाय ऑब्जेक्टिव लेंस वो उसके फोकस पर बनती है। ये जो इमेज है बिहेव करती है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, जो कि उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, और उसकी दोबारा से जो आई लेंस बना देती है एक वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज जो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है। क्लियर है, जो मैंने किया है वही मैं एग्जैक्टली लिख दूंगा। ए real and inverted image is formed by objective lens at its focus point of a distant object. This image acts as an object for eye lens and lies between its focus and optical center. Focus and optical center. Now eye lens forms an virtual and erect image of A dash B dash. Hence, final image A double dash B double dash is virtual and inverted with respect to object. ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है वर्चुअल और इन्वर्टेड, जबकि जो ए डैश बी डैश है उसके रिस्पेक्ट में कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये हो गया भैया आपका प्रिंसिपल। क्या हो गया, प्रिंसिपल। क्लियर है बात। चलिए अब हम बात कर लेंगे मैग्नीफाइंग पावर की। किसकी बात करने वाले हैं हम, मैग्नीफाइंग पावर की। चलिए भाई मैग्नीफाइंग पावर की भी बात कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर आपके दो केसेस में आएगी। मैग्नीफाइंग पावर को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। नंबर फर्स्ट, फॉर डिस्टिंक्ट विजन
यानी जब जो आपकी फाइनल इमेज है वो नियर पॉइंट पर बनती है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, कैपिटल डी। यही फिगर बनाने देते हैं, सेम फिगर आप दोबारा से बना लेना अगर बनाना चाहो, वरना इसी फिगर से आप काम चला लेना। ये जो आपकी फाइनल इमेज है ये आई लेंस से कैपिटल डी दूरी पर बन रही है। भाई जो आपके पास आई लेंस है उससे कितनी दूरी पर बन रही है, कैपिटल डी दूरी पर बन रही है। आप इस तरह समझो फाइनल इमेज। तो अब यहां पर डेफिनेशन क्या रहेगी, एक तो जो फाइनल इमेज है उसने कितना एंगल बनाया है आई लेंस पर वो, और जो ऑब्जेक्ट थी उसने कितना एंगल बनाया था अनएडेड आई पर। जब आपके आई के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था ऑप्टिकल, तब जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा था आई पर। अब दोनों के दोनों देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इनफाइनाइट पर है क्योंकि डिस्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट का आप आई पर एंगल लोगे तो वो अलग से लोगे, बिना इस इंस्ट्रूमेंट के। आप सीधे आई से उस ऑब्जेक्ट को देखो, जो एंगल बन रहा है उसको पहले मेजर कर लो, वो इस फिगर में मेजर नहीं होता। और दोबारा फिर हम टेलीस्कोप के हेल्प से उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से बनने वाली फाइनल इमेज का एंगल मेजर कर लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो दूर रखी हुई है, तब उसका सीधे एंगल मेजर करना है आपको आई पर, वो अलग फिगर होगा। और ये अलग फिगर दोनों को मर्ज कर देंगे तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। इस आई लेंस की जगह अगर आई होती और सीधे ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो है उस पर एंगल बना रही होती तो किस तरह से बनाती, इस तरह से। ये एक और पैरेलल रेज आती, भाई यही तो होती है ऑब्जेक्ट, तो जो रेज आती इस तरह से, जो एंगल बनता है यहां पर इसको हम बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा बोल देंगे इसको। अब अगर आपके पास ये एंगल अल्फा रहेगा तो जाहिर सी बात है जो ये एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा, अल्फा, क्योंकि पैरेलल तो रेज है, ये और ये पैरेलल रेज ही तो है यार। भाई जो ऑब्जेक्ट थी उसने जो अपना विजन एंगल बनाया इस जगह आई पर, वो कितना बना दिया, अल्फा बना दिया। जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता उसको हमने लाके इस फिगर में मर्ज कर दिया अलग से, तो सोनी राइट का रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ। अरे ये पहले एंगल मेजर कर रहे थे भाई बिना इंस्ट्रूमेंट के, तब इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर आई थी और आपका ऑब्जेक्ट था, उसका एंगल आपने मेजर करा अल्फा, उसको लाके इस फिगर में मर्ज कर दिया मैंने अलग से। देखो कोई लाइट की रे नहीं है इस समय, ये तो बस एंगल को बता रही है अल्फा एंगल क्या था ऑब्जेक्ट का जो आई पर बन रहा था वो। तो अगर ये अल्फा रहा होता तो जाहिर सी बात है ये भी अल्फा रहेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी क्या रहेगा आपका अल्फा ही रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई लेंस, या आई लिख सकते हो आप, एक ही बात है क्योंकि आई और आई लेंस दोनों बहुत क्लोज होते हैं, यहीं पर होती है बिल्कुल आई पास में इसके। व्हेन फॉर्म्ड एट डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है, टू द एंगल subtended by object at unaided eye। unaided eye का मतलब होता है बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सीधे आई पर क्या एंगल था। unaided eye when placed at infinite। ऑब्जेक्ट जब इंफ्रारेड पे थी यानी बहुत दूर थी, तब उसका एंगल क्या बन रहा था, सीधे आई पर। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी टेलीस्कोप के हेल्प से जो एंगल बन रहा है आई लेंस या आई पर फाइनल इमेज का, उनका रेशियो कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर। तो डेफिनेशन आपने लिख ली, चलिए अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन किस तरह से होगा जरा आप ध्यान से देखो। मैग्नीफाइंग पावर को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी बीटा बाई अल्फा
जो कि tan बीटा अपॉन में tan अल्फा रहेगी। ये डिस्टेंस जो है सारी वो इनके अपर्चर से काफी लार्ज है, तो हम सीधे tan बीटा फॉर स्मॉल अपर्चर्स ऑफ लेंस। अब कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये आपने बोला था कि लार्ज अपर्चर का है, फिर स्मॉल क्यों मान रहे हो? भाई मैंने कहा है ये एक दूसरे के कंपैरेटिवली लार्ज और स्मॉल है। ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से तो बहुत स्मॉल अपर्चर के हैं यार। भाई मून देख रहे हो, मून के रिस्पेक्ट में इसका साइज है कितना हो जाएगा, बहुत कम। इसलिए लिख सकते हैं जो अल्फा बीटा होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं मोस्टली, और उन्हीं की हम डेरिवेशन कर भी सकते हैं, वैसे हम डेरिवेशन भी नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान रखना है बात। भाई tan बीटा अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल से कितना आ जाएगा, इसका नाम रख लो O डैश, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं O। ये तो आपका A डैश B डैश मैंने बना ही दिया है पहले ही, पॉइंट A डबल डैश B डबल डैश है। क्लियर होगी बात? तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास जो tan बीटा है वो आ जाएगा A डैश B डैश डिवाइडेड बाई O डैश A डैश, दिस अपॉन में दिस, और जो ये वाली होगी आ जाएगा A डैश B डैश अपॉन में O A डैश, ये होगी मैग्नीफाइंग पावर M। A डैश B डैश से A डैश B डैश कट जाएगा तो O A डैश अपॉन में O डैश A डैश आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, O A डैश अपॉन में O डैश A डैश। अब आप ध्यान से देखो मैग्नीफाइंग पावर जो कैपिटल M आ रही है यहां से वो क्या आ रही है। अगर हम बात करते हैं O A डैश की तो O A डैश जो है वो इस लेंस के लिए फोकल लेंथ है और इस तरफ मेजर हो रहा है, तो प्लस में आ जाएगा, प्लस FO हो जाएगा। यार जो इमेज बनती है उसकी फोकस पॉइंट पर तो बन रही है, तो O A डैश तो क्या हो जाएगा, सीधे फोकल लेंथ हो जाएगी FO, और O डैश A डैश आपका UE हो जाएगा माइनस में UE। इसके लिए तो ऑब्जेक्ट काम कर रही थी ना, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रही थी A डैश B डैश, तो UE हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर आपकी आती है वो आती है माइनस FO अपॉन में UE। ये आपको ध्यान रखना है, माइनस FO अपॉन में UE जो है आपकी क्या आती है, मैग्नीफाइंग पावर आपकी आ रही है यहाँ पर किसकी, टेलीस्कोप की फॉर डिस्टिंक्ट विजन। इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे हम, चलिए तो और सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, काम आएगी अपने ना। फॉर आई लेंस अगर हम लगाएं 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो यहाँ पर f के प्लेस पे तो f ही लिख देंगे, और जो कि कॉन्वेक्स लेंस है प्लस में आ जाएगा। ये माइनस 1/d आएगी, जो इसकी इमेज बन रही है वो d दूरी पर तो बन रही है, तो b तो माइनस d आ जाएगा ना, और ये 1/ माइनस ue मान लो इसको। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, ue मान लिया, तो यहां से 1/f क्या आ जाएगा, 1/ue माइनस 1/d, 1/ue माइनस 1/d। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें 1/ue तो 1/ue कितना आ जाएगा, 1/fe प्लस 1/d। पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो कैपिटल M का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस FO मल्टीप्लाई 1/UE, तो 1/UE के प्लेस पे हम लिख देंगे 1/fe प्लस 1/d। अगर यहां से हम FE कॉमन ले लेते हैं तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो भाई ये फॉर्मूला आया मेरे पास यार, FO इंटू 1 देखो माइनस तो अलग कर दो, FO मल्टीप्लाई 1/UE करो, 1/UE की वैल्यू आपने निकाल दी है, तो 1/UE की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/UE की वैल्यू, और वहां से मैंने FE कॉमन भी ले लिया, तो अंदर आपका बच जाएगा 1 प्लस FE/d। ये है आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मेन। मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है ये है फॉर टेलीस्कोप इन द केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपका फॉर्मूला निकलकर आ गया। माइनस क्या बता रहा है कि जो इमेज आपकी बन रही है वो इन्वर्टेड है फाइनली, तो माइनस इन्वर्टेड इमेज को बता रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो भाई ये था मैग्नीफाइंग पावर फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो अब हम नंबर बी पार्ट कर लेते हैं, ऐसे इसको ड्राइव कर लेते हैं फॉर नॉर्मल विजन।
जब आपकी जो इमेज है वो कहां पर बनती है, इनफाइनाइट पर। तो नंबर बी कर लेते हैं इसमें, फॉर नॉर्मल विजन। इसका मतलब होता है व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इनफिनिटी। देखो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना, मैं सीधे इसका इस्तेमाल करूंगा, बार बार इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, हम सीधे इसका यूज करेंगे डायरेक्ट। तो फिर से आप प्रूफ कर सकते हो सेम, ये कहीं भी इससे क्या फर्क पड़ता है, इस इमेज का थोड़ी इस्तेमाल किया था मैंने एफ एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू प्रूफ करने में, इसका तो कोई यूज ही नहीं। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए तो अभी भी बनेंगे वो ट्रायंगल। तो अब क्या होगा आपके पास दूसरे वाले केस में, देखो मेरी इमेज में वापस नहीं बना रहा, मैं इसी में एडजस्ट कर दूंगा, आप ध्यान से देखो क्या आपको चेंज करना है। तो अब क्या करोगे, इसमें तुरंत चेंज कर दोगे थोड़ा सा, और वो चेंज रहेगा सिर्फ इस इमेज का। जो आपकी यहाँ जो इमेज बन रही थी फाइनल, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे थी, अब ये बननी चाहिए इनफिनाइट पर। और उसके लिए क्या होना चाहिए जरा आप वो भी देख लो। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए ये कि जो हमारी इमेज है ए डैश बी डैश, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से बनती है, वो जो है इसी के फोकस पर आ जाए। किसके फोकस पर आ जाए, आई लेंस के। देखो वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर तो थी ही, ये ए डैश बी डैश था पॉइंट, ठीक है। तो एफओ और एफई दोनों सेम पॉइंट पर आ गए। एफओ एफई और ए डैश तीनों जब एक ही पॉइंट पर होंगे, तब जो आपकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। इसको बस आपको पैरेलल दिखा देना, इधर से भी और इधर से भी, हो गया बस, ये बन गई इनफाइनाइट इमेज, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अरे जब बाकी सब कुछ वही रहेगा तो ट्रायंगल तो मैंने चेंज ही नहीं किया ना, अभी भी तो लाइन वैसी आ रही है यार, एग्जैक्टली। तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन में यू, तो वापस से प्रूफ हम कर ही सकते हैं, तो उसको हम क्यों प्रूफ करें बार बार ना, हम सीधे लिखेंगे एज वी नो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन में यू ही आया था। नाउ फॉर आई लेंस अगर हम करते हैं तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास 1 अपॉन एफ ही आ जाएगा, 1 अपॉन वी का मतलब हो गया इनफिनाइट, माइनस 1 अपॉन माइनस यू ही। तो यहां से आपका जो 1 अपॉन यू ही है सीधे 1 अपॉन एफ ही के इक्वल आ जाएगा। पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट करने पर जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस। तो पुटिंग इन फर्स्ट के बाद आपका जो m है कैपिटल M, वो क्या आ जाएगा भाई, 1 अपॉन यू की वैल्यू 1 अपॉन एफ ही आ गई, और आपके पास फॉर्मूला था माइनस एफ ओ अपॉन में यू ही। तो माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ही जो है आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर नॉर्मल विजन आपके पास जो फॉर्मूला आएगा मैग्नीफाइंग पावर का, वो आ जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ही, जबकि डिस्टिंक्ट विजन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ही 1 प्लस एफ ही अपॉन में डी। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूब लेंथ की, दोनों केसेस में, ठीक है। लेकिन पिछला वाला जो फिगर था उसको मैंने गलती से मिटा दिया है, आपके पास तो बना होगा तो आप वहां से देख लेंगे। ट्यूब लेंथ, ए डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज, ये क्या आएगा, पहले वाला जो केस था फॉर डिस्टिंक्ट विजन, पहले वाले केस में जो ट्यूब लेंथ आएगी वो मैंने मान ली जैसे L, दोनों ट्यूब जो है उनके बीच की दूरी मैंने क्या मान ली भाई, L मान ली। तो पिछली बार आपको याद होगा जो फाइनल इमेज बन रही थी वो कैपिटल D पर बन रही थी, ये जो थी यहां तक U ही माना था मैंने और इसको F ही माना था। तो ट्यूब लेंथ आएगी आपकी FO, भाई जो इमेज बनती है वो तो इसके फोकस पर बनती है, और इसके लिए जो ये इमेज है वो ऑब्जेक्ट काम करती है, तो ये यू ही हो जाएगा। अगर आपके कैपिटल डी पर बन रही है तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है फॉर आई लेंस, तो इसको हम यू ही मानते हैं। तो मॉड ऑफ यू लिख देना, आप क्या लिख दोगे, मॉड ऑफ यू ही। अरे लेंथ निकालनी यार अपने को, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, अब इसमें साइन मत देना, तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई ऑप्टिकल फॉर्मूला थोड़ी यूज कर रहा हूँ, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे नहीं लगेगा, बस केवल मॉड ऑफ यू ही लगाना है आपको। मॉड ऑफ यू अगर आप सॉल्व करते हो फॉर आई लेंस, तो आपको पता है फॉर आई लेंस 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन
v माइनस वन अपॉन यू करेंगे, u की जगह माइनस v पुट कर देंगे, v की जगह माइनस d पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो है u का, अब चाहो तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। फॉर आई लेंस वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन माइनस डी माइनस वन अपॉन माइनस यूई। तो यहां से अगर आप यूई की वैल्यू सॉल्व करते हो तो वन अपॉन यूई जो आएगा आपके पास वो एक तरह से आ जाएगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। तो वन अपॉन यूई जो आपके पास है वो आ जाएगा डी प्लस एफ ई इंटू डी इंटू एफ ई। तो यहां से यूई कितना आ गया, डी इंटू एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई। हेंस फ्रॉम फर्स्ट जो ट्यूब लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, एफ ओ प्लस डी इंटू एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई। ये लो आपके पास ट्यूब लेंथ आ गई फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन आपके पास आ गई। अब ऐसे अगर आप बात करते हो फॉर नॉर्मल विजन, तो नॉर्मल विजन भी देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। नॉर्मल विजन का तो फिगर आपके सामने बना ही है अभी भी। फॉर नॉर्मल विजन अगर हम बी की बात करें तो नॉर्मल विजन में आपके पास जो लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी वो सीधे आ जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, एफ ओ प्लस एफ ई, खत्म। इसमें कोई सॉल्व भी नहीं करना। अरे क्यों, ये जो इमेज है वो दोनों के फोकस एक ही पॉइंट पर आ गए, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ये क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो एफ ओ प्लस एफ ई आ गई दोनों ट्यूब के बीच के डिस्टेंस। तो फॉर नॉर्मल विजन आपके पास सीधे ट्यूब लेंथ आती है एफ ओ प्लस एफ ई, और फॉर डिस्टिंक्ट विजन आपके पास जो ट्यूब लेंथ आती है वो ये है जो मैंने लिख दी है। क्लियर है भाई। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब हम जो नंबर सेकेंड है उसकी बात कर लेते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसमें कुछ ड्राइव नहीं करना, बस आपको इसकी जो फिगर है वो समझ लेना है फटाफट, उसके बाद सीधे हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। तो नंबर सेकेंड टाइप का जो अपने पास है वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब इस टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, अर्थ पर ही ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सिर्फ दूर स्थित तुम्हारी जिस टाइम कोई ट्री वगैरह है दूर आपसे, उसको देखने के लिए, तो दूर कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर ही है उसको देखने के लिए जब आप यूज करोगे तो आप जिस टेलीस्कोप का यूज करोगे उसका नाम क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इट इज a telescope used to see distant objects like trees, ठीक है, या फिर कोई हाउस है दूर आपसे उसको देखना है ऑन अर्थ। अब ये कैसी इमेज बनाता है वो ध्यान से देखना। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जैसे पिछली बार इन्वर्टेड बनती थी, इस बार इरेक्ट बनेगी। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि पेड़ हमको सीधा देखना पड़ेगा भाई, अर्थ पर ही चीज देख रहे हैं तो हाउस उल्टा दिखेगा तो हमको समझ में नहीं आएगी चीज, तो यहां पर आपको इरेक्ट इमेज बनानी पड़ेगी। जैसे पिछली बार आपकी बन रही थी इन्वर्टेड और वर्चुअल, इस बार आपकी बनेगी इरेक्ट और वर्चुअल। इरेक्ट कैसे बनती है वही आपको समझना है। तो यहां पर हम किस तरह से जो है इस्तेमाल करते हैं लेंसेज का वो आपको देखना है। तो इसी कंस्ट्रक्शन में आपके पास 3 लेंस होंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेंसेज, 3 कॉन्वेक्स लेंसेज है ना, ये कन्वर्जिंग लेंसेज बोल सकते हो आप। नंबर फर्स्ट वही ऑब्जेक्टिव, लार्ज एपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ।
फेसिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर सेकंड है इंटरमीडिएट लेंस। ये इरेक्टिंग लेंस बोलते हैं इसको। इट इरेक्ट्स द इमेज, formed by ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसकी इसी कंपैरिजन में फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, बहुत ज्यादा फोकल लेंथ इसकी होती नहीं है। कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्टिव लेंस जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। नंबर थर्ड होगा आपका आई लेंस। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा भाई? आई लेंस। तो ये क्या होता है आपका? इसकी फोकल लेंथ ज्यादा शॉर्ट, थोड़ी शॉर्ट रहेगी, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड ऑफ स्मॉल एपर्चर, ठीक है। और ये आई के पास में रखा होता है, बस आप इस तरह से समझ लो। हालांकि कुछ खास इसके बारे में पूछा नहीं जाता है ना बोर्ड में ना वैसे न्यूमेरिकल आते हैं जेईई मेंस वगैरह में, तो उसमें थोड़ा आप ध्यान से देखें, नीट में भी पूछा सकता है। फिगर आप ध्यान से समझ लेंगे पूरा किस तरह से क्या इसकी वर्किंग वगैरह है, ठीक है। तो किस तरह से काम करता है ये आप जरा देखेंगे एक बार ध्यान से, ठीक है। इसमें आपके पास 3 लेंसेज हैं। एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा एक इंटरमीडिएट लेंस होगा आपके पास जो क्या करेगा, केवल और केवल इरेक्ट करने का काम करेगा इमेज को, साइज वाइज में कोई चेंज नहीं करता, ठीक है। और इसके बारे में आप खुद लिखोगे, मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर अपनी लैंग्वेज में, खुद आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी इस बार, ठीक है। इस तरह से है आपके पास ही। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं मैं। चलिए देखिए, अब भाई ये पिछली बार की तरह क्या होगा, इसके लिए तो आपके पास यहां पर एक इमेज बनेगी, ये लाइन बिल्कुल सीधे लेके आनी है आपको, मैं थोड़ी तिरछी हो गई शायद, आप बिल्कुल सीधा लेके आओ इस लाइन को एग्जैक्टली। और एक और लाइन पैरेलल इसके, जो रिफ्रैक्शन के बाद आपको इसी पॉइंट पर लाकर मिला देंगे। इस तरह से, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो है रिफ्रैक्शन के बाद ये तो आगे इसी पॉइंट पर ये तो सीधे निकल आएगी, और इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पर आकर दोनों जो रेज हैं वो आपकी मिल जाएंगी। हल्का सा मोड़ देना है इसको नीचे की तरफ, ठीक है। अब चूंकि ये पैरेलल रेज थी तो इस वाले के फोकस पर ही बनेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनती है ये वाली इमेज जो आपकी बनती है, इसका नाम हम रखेंगे ए डैश बी डैश। क्या रखेंगे? ए डैश बी डैश। क्लियर है? अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके डबल फोकल लेंथ पर है ये आपका इंटरमीडिएट लेंस रहेगा। इसकी मान लीजिए फोकल लेंथ F0 लिख दी आपने, इसकी आपने लिख दी FE, और इसकी फोकल लेंथ को मान लेते हैं F1। तो यहां पर जो आपके लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ जो होगी ये 2F1 होगी आपकी। इस लेंस की डबल फोकल लेंथ पर इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। इसके लिए करेगी वो ऑब्जेक्ट काम, और ये क्या करेगा, उसे कर देगा इरेक्ट। सेम डिस्टेंस पर सेम साइज की आपकी इमेज बनाकर रेडी हो जाएगी इस जगह पर। तो यहां पर आपके पास एक इमेज बनेगी एग्जैक्टली इतनी दूरी पर, निट टू F1 की दूरी पर ही।
सेम साइज की सेम डिस्टेंस पर। ये अब इसने क्या करा, जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाई गई थी उसे कर दिया इरेक्ट, किसके लिए, आई लेंस के लिए। और आई लेंस आपका पिछली बार की तरह इमेज बनाएगी, एक तो नियर पॉइंट पे बनाएगी और एक आपकी बनाएगी फार पॉइंट पे। तो भाई आपको दोनों फिगर बना लेने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फार पॉइंट वाला बना देता हूँ, नियर पॉइंट वाला अपने आप चाहे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, इस तरह से दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल दिखनी चाहिए। तो फाइनल इमेज आपकी इनफिनिट पे बन रही है। फॉर नॉर्मल विजन मैंने आपका फिगर बना के दिया आपको, हालांकि ज्यादा पूछा नहीं आता है इसलिए मैं दोनों फिगर नहीं बना रहा हूँ। आप डी पे भी बना सकते हो, यही इमेज की यहाँ पर डी पर बना लेना, थोड़ी दूरी यहाँ पे दिखा देना डी, और उसको आप बना सकते हो इजिली। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे इसमें कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो दूर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है एट इट्स फोकस पॉइंट, और ये जो इमेज बनती है, ये जो इंटरमीडिएट लेंस है आपके पास जिसकी फोकल लेंथ f1 माननी है, उसकी डबल फोकल लेंथ पर बनेगी, हमेशा कंफर्म ऐसे ही रहेगा। ये इसकी सेम साइज की इमेज बना देगा यहाँ पर, जो इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इरेक्ट इमेज जो है ये वाली, ये इसके लिए करेगी एज एन ऑब्जेक्ट काम। और ये जो है, अगर आप डिस्टिंक्ट विजन की बात करते हो तो कैपिटल डी पर इमेज बना देगा आई लेंस, और अगर आप नॉर्मल विजन की बात करते हो तो इनफिनिट पर आपकी इमेज बनके तैयार हो जाएगी। तो नॉर्मल विजन के लिए मैंने आपका फिगर बनाया हुआ है, क्लियर है। तो ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है आपके पास, इसको मान लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, और जो पॉइंट रहेगा वो इसका फोकस रहेगा इस केस में। तो यहाँ पर एफ ई बी लिख देना, आप एफ ई बी इस पॉइंट पर लिख देंगे। तो ये रहेगा आपके पास प्रिंसिपल, आप इसमें खुद लिख दोगे, हालांकि ज्यादा खास बोर्ड में पूछा जाता नहीं इसलिए मैं प्रिंसिपल इसका लिखवा नहीं रहा, अपने आप लिख दोगे। ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा पहले इन्वर्टेड और अपने फोकस पर, जो कि इसके डबल फोकल लेंथ की दूरी पर होगी। इंटरमीडिएट लेंस से वो इसकी इरेक्ट इमेज बना देगा, वापस डबल फोकल लेंथ पर ही बनेगी, इसके फोकस पर भी रहेगी सेम इमेज, ये इनफिनिट पर जाकर उसकी इमेज को बना देगा फॉर नॉर्मल विजन। तो मैं सीधे बात करता हूं फॉर मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर नंबर फर्स्ट फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो डिस्टिंक्ट विजन की अगर हम बात करते हैं तो जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आता है कैपिटल एम, बिल्कुल वही आएगा जो पिछली बार आपका आया था रिफ्रैक्टिंग डायरेक्ट टेलीस्कोप के लिए, माइनस है प्लस आता है बस, एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये आएगी आपकी मैग्नीफाइंग पावर। और नंबर बी अगर हम बात करते हैं फॉर नॉर्मल विजन, यार इसने कोई मैग्निफिकेशन तो किया नहीं, इसने केवल इरेक्ट किया है, तो इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ काम है इसका सीधा करना। तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे प्लस की आ जाएगी क्योंकि आपकी जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधी बन रही है, इसका कोई भी रोल नहीं है, इसने कोई मैग्नीफाई थोड़ी किया है। ये पास लेकर आते हैं और ये पास लेकर आते हैं, तो इन दोनों का रोल है। तो फिर आपका सेम फॉर्मूला आएगा पिछली बार की तरह, यहाँ पर जो एम आ जाएगा सीधा आ जाएगा प्लस एफ ओ अपॉन में एफ। इसका प्रूफ नहीं करना, वही फॉर्मूले सेम रहेंगे जो आपका रिफ्रैक्टिंग डायरेक्ट टेलीस्कोप के लिए रहते हैं। बीच वाला लेंस का बस इतना यूज है कि ये इरेक्ट करता है, ना साइज में कोई चेंज कर रहा है ना कुछ, केवल सीधा कर दिया इसने, बस दैट्स इट, कुछ और नहीं किया इसने खास। तो आपका फॉर्मूला पिछली बार की तरह ही रहेगा। और अगर हम बात करते हैं ट्यूब लेंथ की, तो ट्यूब लेंथ भी आप इजीली निकाल सकते हो। ट्यूब लेंथ देख लो आप, यहाँ पे ट्यूब लेंथ थोड़ा चेंज होगी जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर ए फॉर डिस्टिंक्ट विजन, जो एल आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास एफ ओ प्लस 4f1, भाई 2f1 इतना 2f1 इतना और प्लस यूई मोड ऑफ यूई, या तब डी पे बनेगा तो ये फोकस पर नहीं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं होगी इमेज, फोकस यहाँ कहीं होगा इसका, तो ये डिस्टेंस यूई काउंट होगी उस केस में। यूई आप पिछली बार की तरह निकाल सकते हो इसलिए, जैसे हमने पिछली बार निकाली थी तो क्या निकाली थी, FO प्लस 4f1 प्लस FE इंटू डी अपॉन में डी प्लस FE, ये तो आया था फॉर्मूला यार, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका एल का। यही अगर हम करते हैं फॉर नॉर्मल विजन, नंबर बी अगर हम बात करते हैं नॉर्मल विजन की, तो नॉर्मल विजन में क्या आ जाएगा आंसर, एल आपका हो जाएगा FO प्लस 4f1 प्लस
FE, ये लो आ गया आपका फॉर्मूला। तो भाई ये था आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हमने आज बात कर ली। क्लियर है? तो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो बाकी जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो बच गया, देखो 2 रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप थे जिनमें रिफ्रैक्शन का यूज होता है, यानी लेंसेज का यूज होता है, उनको हमने आज कवर कर लिया। बाकी जिनमें मिरर्स का यूज करते हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, कैसग्रेन और न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।